Hello everyone, welcome again to Ramanujan School of Studies 0 to Infinity। अभी हम लोग क्लास 12 का जो पेपर है उसी के हिसाब से सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। आज के टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम तो एक सिंपल सा कूलम्ब्स लॉ सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद कूलम्ब्स लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में देखेंगे, राइट, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर डिफरेंस के फॉर्म, दैट इज एक तो सिंपल पोजीशन वेक्टर होगा और एक दो चार्ज जिसका अलग अलग पोजीशन वेक्टर होगा उसके टर्म में देखेंगे। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ। सो कूलम्ब्स लॉ बेसिकली, अगर आप न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो अगर दो ऑब्जेक्ट है और दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगेगा अगर वो r डिस्टेंस पे होगा तो दैट इज g इंटू m1 इंटू m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। ये हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है। इसको यहाँ पे अगर एक मास m1 है और एक मास m2 है, सो दिस इज m1 एंड दिस इज m2 और ये डिस्टेंस इसके बीच में r है, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा दैट इज g इज इंटू m1 इंटू m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, जहां पे g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। जब हम चार्ज की बात करेंगे, यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि दोनों के बीच में इंटरेक्शन जो फोर्स होगा वो ऑलवेज अट्रैक्शन का होगा। ये हमेशा मास के बीच में क्या लगता है, हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। सेम एनालॉगस पे, सेम एनालॉगी पे 1785 प्रोबेबली 1785 में अगर कोई दो चार्ज है, सपोज Q1 और Q2, Q1 एंड Q2 जो कि R सेपरेशन पे रखा हुआ है, दिस इज R, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस R, देन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा क्योंकि कोई भी चार्ज है उसके बीच में उसमें मास होगा, तो मास होने के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। बट इसके अलावा अगर बॉडी में चार्ज है तो चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स Fe, और ये होता है अगेन K इंटू Q1 इंटू Q2 ओवर R स्क्वायर। अब ये हमारा Fg है ग्रेविटेशनल, ये हमारा Fe है। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि एनालॉगस तो सेम है, फॉर्मूला भी आपको सेम नजर आएगा, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है इसमें, बेसिक डिफरेंस ये है कि अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा और हमेशा मास के केस में होगा, चार्ज के केस में अट्रैक्टिव फोर्स भी होगा और रिपल्सिव फोर्स भी होगा। मतलब इसमें इस केस में एक दूसरे को चार्ज अट्रैक्ट भी करेगा और रिपेल भी करेगा। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज पे, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि फोर्स विल बी अट्रैक्टिव, Fe इज अट्रैक्टिव, ये हमारा क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। कब, जब Q1 एंड Q2 आर अपोजिट इन नेचर। अपोजिट इन नेचर का मतलब क्या है कि एक चार्ज पॉजिटिव हो, अपोजिट इन नेचर, एक चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरा चार्ज क्या हो, नेगेटिव हो। तो जो Fe दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा, और ध्यान में ये भी रखना है कि ये फॉर्मूला, ये जो लॉ है कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये हमेशा रेस्ट चार्ज पे लगता है। रेस्ट चार्ज का मतलब है कि चार्ज का मोशन, चार्ज मोशन में नहीं होगा, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा चार्ज में, ना वेलोसिटी होगा, ये रेस्ट में होना चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन की बात हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में या तो वो रेस्ट में होता है ऑब्जेक्ट या फिर मूव करता रहता है, लेकिन यहाँ पे सिंपल स्ट्रिक्ट ये चीज है कि चार्ज हमेशा रेस्ट में होना चाहिए, इसका स्पीड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यही फोर्स हमारा रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा, ठीक है। कब, when Q1 and Q2 are सेम इन नेचर, सेम इन नेचर मतलब दोनों का नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे एक चार्ज पॉजिटिव या पहला चार्ज पॉजिटिव दूसरा चार्ज नेगेटिव हो सकता है, या फिर पहला चार्ज नेगेटिव या एंड दूसरा चार्ज क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव या फिर Q1 नेगेटिव Q2 पॉजिटिव। लेकिन रिपल्सन के केस में Q1 और Q2 का नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। या तो साइमल्टेनियसली दोनों पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर साइमल्टेनियसली दोनों नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। आपको बहुत बार एनसीईआरटी के
टेक्स्ट में भी क्वेश्चन ये आता है और बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछता है कि आपको ये बताना है कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में या फिर दो प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो क्या होगा। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है। तो सिंपल सा बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें और तो वहां पे अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो दो इलेक्ट्रॉन या दो प्रोटॉन जो भी क्वेश्चन रहेगा वहां पे m1 m2 को यूज करेंगे और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को यूज करेंगे। और अगर यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बात करेगा पूछेगा तो हम लोग यहाँ पे के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको यूज करेंगे q1 q2 जो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -19 होता है उसको यूज करेंगे और r तो सेम होगा। बेसिकली हम लोग FG डिवाइड बाय FE करके सारे वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ है। तो कूलम्ब्स लॉ यही कहता है कि अगर ये हमारा कूलम्ब्स लॉ और यहां से हम थोड़ा सा ये एनालिसिस करते हैं कि अगर दो चार्ज r से प्रेजेंट में रखा हुआ है तो इसके बीच में या तो अट्रैक्टिव फोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। लेकिन ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की q1 q2 तो प्रोपोर्शनल होगा जो यहां पे हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस का। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स वैसे वैसे वीक होगा। तो बहुत बार ये भी पूछ लेता है कि दो चार्ज का डिस्टेंस दो गुना कर दिया तो फोर्स कितना गुना हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन जैसे ही हम टेक्स्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, राइट। तो ये हो गया। अब बात आती है कि यहाँ पे g की वैल्यू तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन केजी स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर इस तरह से होता है। एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है मुझे बट यही होता है। लेकिन यहाँ पे k जो है k जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है किस केस में, इलेक्ट्रिक फोर्स के केस में ये k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जहां पे 4 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू है, पाई क्या है ये कांस्टेंट है। हालांकि ये इरेशनल नंबर है बट ये कांस्टेंट है। और ई नॉट है परमिटिविटी किसका, एनवायरनमेंट का। चार्ज कहाँ रखा हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चार्ज अगर स्पेस में रखा हुआ तो स्पेस की परमिटिविटी अलग होगी, अगर पानी में रखा होगा तो पानी की परमिटिविटी अलग होगी, अगर ग्लास में रखा हुआ तो ग्लास का मीडियम का परमिटिविटी अलग होगी। तो उसके हिसाब से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मीडियम पे। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये पूछता है एग्जामिनेशन में, कभी कभी मेडिकल में के पेपर में पूछ दिया जाता है और बहुत बार IIT जेईई में भी पूछ दिया जाता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज डिपेंड्स ऑन। और ऑप्शन में आपके पास क्या रहेगा, ऑप्शन में रहेगा कि प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्ज या फिर डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज और साथ में एक और ऑप्शन रहेगा यहाँ पे क्या चीज, नेचर ऑफ मीडियम इन विच द चार्ज आर प्लेस्ड। और उसके बाद रहेगा नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव बेसिकली रहेगा तो आंसर इसका ऑल ऑफ द एबव होगा। बहुत सारे बच्चे एमसीक्यूज में ये छोटा सा कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं और सिंपल सा q1 q2 और r पे टिक मार के आ जाते हैं। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा देखेंगे तो ये नेचर ऑफ मीडियम पे भी डिपेंड करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन खासकर नीट में बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो आपके पेपर आएगा अभी CBSE का उसमें भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। ये होता है परमिटिविटी ऑफ स्पेस, दैट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू जो होगी आपको ये याद रखना है। और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट क्या रहता है, इसकी वैल्यू के साथ साथ इसका यूनिट भी। सो परमिटिविटी का वैल्यू होगा 8.854 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -12 न्यूटन। परमिटिविटी वैल्यू कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप निकाल भी सकते हैं यहां से। जैसे अगर हमने यहां पे लिखा F इज इक्वल टू,
1/4πε0 into q1 into q2 over r square. So we can write here epsilon naught is equal to 1/4 into f को यहाँ लिया गया, एप्सिलॉन नॉट को इधर कर लिया, into q1 into q2 over r square. नाउ 1/4 क्या है, डायमेंशन नंबर है तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, फोर्स है इसका न्यूटन हो जाएगा तो 1/न्यूटन, यूनिट में लिख रहा हूं यहाँ पे, into q1 कूलम, q2 कूलम into r square मीटर स्क्वायर. इसको हम अरेंज करेंगे, सो वी हैव कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये हमारा क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया विद यूनिट, राइट. दूसरा यूनिट एप्सिलॉन नॉट का होता है फराडे पर मीटर स्क्वायर, ठीक है. इसी को हम लोग कहते हैं फराडे पर मीटर, फराडे पर मीटर. और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत बार जेई के क्वेश्चन में और नीट के क्वेश्चन में ये दोनों का डायमेंशन क्या कहता है कि क्या है रिलेशन में. तो आपको ध्यान में रखना है कि फराडे पर मीटर, और फराडे आपको कहाँ मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड में मिलेगा, और ये कहाँ जोड़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्ज से जोड़ रहा है. तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है. बहुत सारे बेसिक्स क्लास में भी इस क्वेश्चन को डाला जाता है, राइट. तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा. सो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर ये है तो क्या k की वैल्यू निकल सकती है, k इज इक्वल टू 1/4, पाई की जगह हम लोग 3.14 और थोड़ा सा और एक दो ले सकते हैं, तो 3.14 लेते हैं, इनटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू करेंगे तो ये आ जाएगा 8.854 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर, ठीक है. ये कूलम स्क्वायर कहाँ जाएगा, नीचे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसे होगा -2 में, ठीक है. अब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये वैल्यू बन जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद 9 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 9, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, राइट. 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. So we can write further here force, electrostatic force in vacuum. So force in vacuum, अगर वैक्यूम में डाला हुआ है तो वैक्यूम, और एयर में अगर हम जनरली बात करें तो लगभग एयर की वैल्यू और वैक्यूम की वैल्यू लगभग बराबर ले लेते हैं, ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 into q1 into q2 ओवर r स्क्वायर. ये हमारा कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह ले या रिपल्सन कह ले, या दोनों अगर एक साथ जोड़ती है तो इंटरेक्शन कह ले, ये हमारा कूलम्ब्स लॉ आ गया. तो ये जनरल कूलम्ब्स लॉ है, ठीक है. दो चार्ज सेपरेटेड है कितना r डिस्टेंस से, इसका क्या फॉर्मूला है, ठीक है. इस पे क्या लॉ है. नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट ऑफ चार्ज. व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट ऑफ, मीनिंग तो पता है, यूनिट ऑफ चार्ज हम लोगों ने किया था, कूलम होता है यूनिट ऑफ चार्ज. अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 इंटू q2 ओवर r स्क्वायर. सो वी कैन राइट हियर F इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 इंटू, अगर ये दोनों चार्ज का अमाउंट सेम हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, सो वी कैन राइट हियर q, ओके, स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर. नाउ फोर्स का क्या है, न्यूटन है, फोर्स का क्या है, न्यूटन है, और क्यू का क्या है, कूलम है. सो अगर दो चार्ज है और अगर 1 मीटर के सेपरेशन पे रखा हुआ है, सपोज ये R 1 है, तो 1 मीटर के लिए 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर ओवर 1 हो जाएगा. 1 मीटर के लिए सो यहां पे अगर दो चार्ज, हम लोग चार्ज के मैग्नीट्यूड को नहीं डाला हूं, ठीक है, कि कितना चार्ज है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर रख लिया. अब हम लोग
क्या करना चाह रहे हैं, यहां से Q की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो ये हो जाएगा फोर्स डिवाइड बाई ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 9 डिवाइड बाई फोर्स, अगर यूनिट डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अब चार्ज की वैल्यू को क्या कर रहे हैं बेटा, बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, बढ़ा, जो भी करना है हम कर रहे हैं। इस तरह से करेंगे कि इसके बीच का फोर्स 9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 9 हो जाए। ठीक है, अगर हम क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय, उल्टा लिख दिया मैंने, फोर्स डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9। अब हम लोग Q की वैल्यू वो रखते हैं जिसके कारण जो फोर्स लगे वो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 हो। तो अगर फोर्स इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 लगता है फोर्स कुछ Q के लिए, तो हमारे पास Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9, नीचे भी 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9। सो Q इज इक्वल टू 1 कूलम। मतलब क्या है कि अगर हम लोग दो चार्ज लें, एक चार्ज यहां, एक चार्ज यहां, इसके बीच में एक कूलम और एक कूलम चार्ज को 1 मीटर की सेपरेशन पे रखेंगे, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हमारा 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 न्यूटन का लगेगा। तो इस तरह से हम कूलम्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय 1 कूलम? सो 1 कूलम इज दैट चार्ज which repel an equal and similar charge with a force of 9 multiplied by 10 to the power 9 Newton when placed in vacuum or air at a distance of 1 meter from it। तो यहां से हम लोग यूनिट ऑफ चार्ज की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब यहां पे एक चीज और देखना है कि 1 सीजीएस सिस्टम में ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की हम बात करते हैं, तो आपको नीच में देखने को मिल जाएगा चार्ज कन्वर्जन यूनिट कन्वर्जन में 1 कूलम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 स्टैट सी। ठीक है, यह आपको मिलेगा, स्टैट कूलम कहते हैं इसको। ठीक है, सीजीएस चार्ज में मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मतलब ESU के फॉर्म में अगर हम देखना चाहें तो, राइट। ओके, ये हो गया। या फिर हम 1 कूलम इज इक्वल टू कहेंगे, 1 कूलम इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 1/10 EMU ऑफ चार्ज, 1/10 EMU ऑफ चार्ज। EMU कहां जाएगा, इधर, EMU ऑफ चार्ज, राइट। सो EMU इज दूसरा यूनिट है ये, तो आपको इस दिनों को रखना है, और 3.9 स्टैट कूलम हो गया, राइट। नाउ रिलेटिव परमिटिविटी नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, ओके। सो क्या है रिलेटिव परमिटिविटी? कौन कौन बच्चे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को समझे अभी तक? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपेसिटर में मिलेगा, ठीक है। किसी भी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, अगर वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहें तो वो कितना होता है, 80 होता है। मतलब क्या है, तो अब समझिए यहाँ पे इसी के कॉन्सेप्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। When two charge are situated in some other medium, suppose अभी तक हमने दोनों चार्ज को किस में डाला था बेटा, मीडियम का था, वैक्यूम में आ गया। लेकिन अब हम लोग Q1 और Q2 को किसी दूसरे मीडियम में रखते हैं। हो सकता है हम लोग किसमें रखें, एयर में। एयर को भी ले सकते हैं। बेसिकली हमने E0 की अगर हम लोगों ने बात किया था, तो ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है किसका, वैक्यूम का। एयर को भी ले सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। अगर हम इसमें देखेंगे वाटर भी ले सकते हैं, ग्लिसरीन ले सकते हैं, कि चार्ज लिक्विड मीडियम में भी ले सकते हैं, या फिर हम सॉलिड मीडियम में भी, ग्लास में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फोर्स है वो उसमें कुछ ज्यादा ही क्या हो जाता है, इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो अगर वाटर में अगर हम लोग रखते हैं तो इसके बीच का जो फोर्स है, वाटर के केस में अगर मीडियम हम लोग वाटर कर देते हैं तो 80 गुना कम हो जाएगा। मतलब जो फोर्स हो जाएगा, अगर वाटर में बात करें तो 1/80 टाइम्स ऑफ फोर्स इन वैक्यूम। सेम
सिर्फ मीडियम चेंज कर दिया तो इसलिए मैंने कहा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज of each charge, separation between the charge, and last one is the medium in which the charge is kept. कहाँ पे हम लोग देखें? So अगर हम F vacuum divide by F vacuum divide by F water की बात करें तो ये हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 into Q2 divide by R square divide by 1 by 4 pi epsilon naught की जगह epsilon W हमें करना पड़ेगा, ठीक है, इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर. सो Q1 Q2 R स्क्वायर इज कैंसिल आउट, 1 by 4 pi से 1 by 4 pi is cancel out. So this force F vacuum divided by F, this is equal to epsilon F vacuum divided by F water is epsilon W divided by epsilon naught. This is called relative permittivity, right? Relative permittivity. So this is called relative permittivity of medium with respect to vacuum. So simultaneously इसको हम epsilon r क्या कहते हैं? That is F vacuum divided by F W, and this epsilon r is also known as कहीं कहीं लिमिटेशन आपको देखने को मिल जाएगा, बट आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि दिस इज क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. क्लियर होगा? तो कैपेसिटर में जब हम कैपेसिटर का चर्चा करेंगे तो वहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा. तो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल होगा, कोई भी मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसमें फोर्स उतना टाइम क्या हो जाएगा? घट जाएगा. सो ध्यान रखेंगे डेफिनेशन पे, द रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम may be defined as the ratio of force between two charges placed at a certain distance apart in air to the force between the same two charges placed at the same distance apart in that medium. Okay, so this is dielectric constant and relative permittivity. यहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी का यूनिट देखा था, ऐसा यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी की अगर बात करें, ER is equal to EW divided by epsilon naught. This relative permittivity is the ratio of two force. क्योंकि ये ratio of two force है तो इसका डायमेंशन नहीं होगा, इसका यूनिट नहीं होगा. तो आई होप ये जो सारा चीज है कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया. कूलॉम्स लॉ क्या है, ठीक है, उसके बाद किन किन बातों पे फोर्स बिटवीन द चार्जेस डिपेंड करता है, हमने यहाँ पे देखा 3 बातों पे डिपेंड करता है. जो तीसरा बात है वो है रिलेटिव परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी या रिलेटिव परमिटिविटी. और हमने यहाँ पे इसको भी डिफाइन करने की कोशिश की कि 1 कूलम्ब क्या होता है. तो कभी कभी पूछ देता है 1 कूलम्ब क्या है, तो 1 कूलम्ब वो चार्ज है जिसको 1 मीटर की सेपरेशन पर रखेंगे तो जो फोर्स बिटवीन चार्ज रिपल्सन का या अट्रैक्शन का जो भी आएगा, सेम चार्ज रखेंगे तो रिपल्सन का आएगा वो 9 × 10⁹ न्यूटन होना चाहिए. तो इन सभी बातों को हम लोगों ने इस लेक्चर में देखा. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. हैव अ नाइस डे. जय हिंद.